फाइडेलिटी मैगलिन म्यूचुअल फंड के पीटर लिंच आसमान गिरने की चेतावनियों को शोर कहकर पुकारते हैं और हम सभी इसे सुनते हैं। शोर या तो हमारे दिमाग में सुनाई देता है या फिर यह बाहर से आता है। प्राय दोस्तों से, परिवार से, सहकर्मियों से और मीडिया से लिंच 1950 के दशक के दौरान का अनुभव बताते हैं, जब परमाणु युद्ध का खतरा समाचार पत्रों में इतना ज्यादा प्रचारित किया गया था कि लोगों ने फॉलआउट शेल्टर्स बना लिए थे और अनाज पानी इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। अगर उन्होंने फॉलआउट शेल्टर बनाने के बजाय इस पैसे को समझदारीपूर्वक बाजार में निवेश कर दिया होता तो शायद आज वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते। जब कुछ साल पहले लॉस एंजलिस में दंगे भड़के तो सारे देश में बंदूक की बिक्री बढ़ गई। वॉशिंगटन राज्य में एक आदमी हैमबर्गर के मांस के कारण मर जाता है और एरिजोना हेल्थ डिपार्टमेंट सभी रेस्तराओं को आदेश देता है कि बीफ को अच्छी तरह से पकाया जाए। एक दवाई की कंपनी राष्ट्रीय टीवी विज्ञापन में लोगों को सर्दी होते हुए दिखाती है। विज्ञापन फरवरी में दिखाया जाता है। सर्दी से ग्रस्त होने वालों की संख्या बढ़ जाती है और उस दवा की बिक्री भी। ज्यादातर लोग गरीब होते हैं क्योंकि जब निवेश की बात आती है तो संसार में ऐसे छोटे मुर्गों की संख्या बहुत है जो यह चिल्लाते हुए घूम रहे हैं, आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। और छोटे मुर्गे इसलिए प्रभावित होते हैं क्योंकि हम सभी के अंदर एक छोटा मुर्गा होता है। विनाश की अफवाहों और बुरे समय की कल्पना से आपके मन में शंका और डर पैदा न हो, इसमें बहुत ज्यादा बहादुरी की जरूरत होती है। 1992 में मेरा रिचर्ड नाम का दोस्त मुझसे मिलने फीनिक्स आया। वह स्टॉक्स और रियल एस्टेट में हमारे द्वारा किए गए काम से बहुत प्रभावित था। फीनिक्स में रियल एस्टेट की कीमतों में मंदी चल रही थी। हमने उसके साथ 2 दिन गुजारे और उसे बताया कि कैश फ्लो और पूंजी बढ़ाने के कुछ बढ़िया मौके मौजूद हैं। मेरी पत्नी और मैं रियल एस्टेट के एजेंट नहीं हैं, हम विशुद्ध निवेशक हैं। एक रिजॉर्ट कम्युनिटी में एक यूनिट तय करने के बाद हमने एक एजेंट से बात की जिसने उस दोपहर को उस यूनिट को बेच दिया। 2 बेडरूम के उस घर की कीमत केवल $42,000 थी। इसी तरह के यूनिट उस समय 65,000 में बिक रहे थे। उसे यह बहुत फायदे का सौदा लगा। रोमांचित होकर उसने इसे खुद लिया और बोस्टन लौट गया। 2 सप्ताह बाद एजेंट ने हमें फोन किया कि हमारा दोस्त पीछे हट गया था। मैंने तत्काल उसे फोन करके इसका कारण पता किया। उसने इतना ही कहा कि उसने इस विषय पर अपने पड़ोसी से चर्चा की थी और उसके पड़ोसी ने उससे कहा था कि यह एक बुरा सौदा था क्योंकि वह ज्यादा महंगे में खरीद रहा था। मैंने रिचर्ड से पूछा कि क्या उसका पड़ोसी निवेशक है। रिचर्ड ने कहा, नहीं। फिर मैंने उससे पूछा कि उसने उसकी सलाह क्यों मानी तो रिचर्ड सुरक्षात्मक हो गया और उसने बस यही कहा कि वह ज्यादा जांच पड़ताल करना चाहता था। फीनिक्स में रियल एस्टेट बाजार के दिन पलटे और 1994 में उस छोटे से यूनिट से $1,000 प्रतिमाह किराया मिल रहा था, जाड़े के पीक सीजन में $2,500 प्रतिमाह। 1995 में यूनिट की कीमत बढ़कर $95,000 हो गई थी। रिचर्ड को इतना ही करना था कि वह शुरुआत में $5,000 चुका दें और चूहा दौड़ से बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती। आज भी वह कुछ नहीं कर पाया है। और फीनिक्स के सौदे जैसे मौके अब भी मौजूद हैं, बस आपको उन्हें कुछ ज्यादा गौर से देखना पड़ेगा। रिचर्ड के पीछे हटने से मुझे ताज्जुब नहीं हुआ था। इससे खरीदार का पछतावा कहा जाता है और यह हम सबको प्रभावित करता है। यही शंकाएं हमें ले डूबती हैं। छोटा मुर्गा जीत जाता है और हम आजादी का मौका गंवा देते हैं। दूसरे उदाहरण में मैं CD के बजाय टैक्स लिएन सर्टिफिकेट्स में अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा रखता हूं। मैं अपने पैसे पर 16% प्रति वर्ष कमाता हूं, जो बैंकों द्वारा दिए जाने वाले 5% से निश्चित रूप से काफी ज्यादा है। यह प्रमाण पत्र रियल एस्टेट द्वारा सुरक्षित होते हैं और राज्य के कानून द्वारा संरक्षित होते हैं, जो निश्चित रूप से ज्यादातर बैंकों से ज्यादा बेहतर होते हैं। जिस आधार पर उन्हें खरीदा जाता है वह भी काफी सुरक्षित फॉर्मूला है। उनमें सिर्फ एक दिक्कत यह होती है कि उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। तो मैं उन्हें 2 से 7 साल की CD मान लेता हूं। हर बार जब भी मैं किसी को बताता हूं, खासकर उसे जिसने अपना पैसा CD में रखा हुआ है, कि मैं अपने पैसे को इस तरह रखता हूं, तो वे मुझे बताते हैं कि यह खतरनाक है। वे मुझे बताते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं उनसे पूछता हूं कि उन्हें यह ज्ञान कहां से मिला, तो वे कहते हैं कि उनके दोस्त या निवेश की पत्रिका से। उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया और वे दूसरे व्यक्ति को जो ऐसा कर रहा है यह बता रहे हैं कि उसे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। मैं जिस सबसे कम आमदनी की उम्मीद करता हूं वह 16% होती है, परंतु जिन लोगों के मन में शंका होती है वे केवल 5% से ही संतुष्ट हो जाते हैं। शंका बहुत महंगी साबित होती है। मेरा मानना है कि यही संदेह और सनकीपन ज्यादातर लोगों को गरीब बनाए रखता है और उनसे सुरक्षित खेल खिलवाता है। असली दुनिया इंतजार कर रही है कि आप अमीर बने, केवल आपके संदेह ही आपको गरीब बनाए हुए हैं।
जैसा मैंने कहा, चूहा दौड़ से बाहर निकलना तकनीकी रूप से आसान है। इसमें ज्यादा शिक्षा की जरूरत नहीं होती, परंतु इन संदेहों के कारण ज्यादातर लोग इससे बाहर नहीं निकल पाते। शंकालु लोग कभी नहीं जीत पाते, अमीर डैडी का कहना था। शंका और डर के कारण व्यक्ति संदेहवादी बन जाता है। शंकालु व्यक्ति आलोचना करते हैं जबकि जीतने वाले लोग विश्लेषण करते हैं। यह उनकी एक और पसंदीदा कहावत थी। अमीर डैडी ने यह स्पष्ट किया कि आलोचना से दिमाग बंध जाता है जबकि विश्लेषण से आंखें खुल जाती हैं। विश्लेषण से जीतने वाले यह देख सकते हैं कि आलोचक अंधे हैं और वे उन मौकों को भी देख सकते हैं जो और किसी को नहीं दिख पाते हैं। और दूसरे लोग जिन मौकों को नहीं देख पाते, उन्हें देखने की क्षमता किसी भी तरह की सफलता की कुंजी है। जो लोग पैसे की आजादी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए रियल एस्टेट निवेश का एक दमदार तरीका है। यह निवेश का एक अद्भुत तरीका है। परंतु जब भी मैं रियल एस्टेट का जिक्र करता हूं तो मुझे यह सुनने को मिलता है, मैं टॉयलेट नहीं सुधारना चाहता। इसी को पीटर लिंच शोर कहते हैं। इसी को मेरे अमीर डैडी शंकालु लोगों के बहाने कहते थे। ऐसे लोग जो केवल आलोचना करते हैं, विश्लेषण नहीं करते। ऐसे लोग जिनके दिमाग पर उनकी शंकाओं और डरों का पर्दा पड़ जाता है, वे अपनी आंखें नहीं खोलते। तो जब कोई कहता है मैं टॉयलेट नहीं सुधारना चाहता, तो मैं जवाब देता हूं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं यह करना चाहता हूं? वे यह कह रहे हैं कि जो उन्हें चाहिए, टॉयलेट उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं चूहा दौड़ से बाहर निकलने की आजादी के बारे में बात करता हूं और उनका पूरा ध्यान टॉयलेट पर लगा रहता है। इसी तरह के विचार ज्यादातर लोगों को गरीब बनाए रखते हैं। वे विश्लेषण करने के बजाय आलोचना करते रहते हैं। मैं नहीं करना चाहता, आपकी सफलता की कुंजी को अपने अंदर समाये रहते हैं, अमीर डैडी का कहना था। चूंकि मैं भी टॉयलेट ठीक करने में ज्यादा रुचि नहीं रखता, इसलिए मैं एक प्रॉपर्टी मैनेजर की तलाश कर लेता हूं जो टॉयलेट ठीक करने का ध्यान रखता है। घरों या अपार्टमेंट्स को चलाने के लिए एक बढ़िया प्रॉपर्टी मैनेजर को ढूंढने के बाद मेरा कैश फ्लो बढ़ जाता है। परंतु इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि एक बढ़िया प्रॉपर्टी मैनेजर मुझे और ज्यादा रियल एस्टेट खरीदने का मौका देता है, क्योंकि मुझे टॉयलेट का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। एक बढ़िया प्रॉपर्टी मैनेजर रियल एस्टेट में सफलता की कुंजी है। मेरे लिए रियल एस्टेट से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है एक अच्छा मैनेजर खोजना। प्राय किसी बढ़िया प्रॉपर्टी मैनेजर को अच्छे सौदों के बारे में पहले से पता चल जाता है, जबकि रियल एस्टेट एजेंट्स को बाद में पता चलता है, जिसके कारण वे और भी ज्यादा मूल्यवान हो जाते हैं। मैं नहीं करना चाहता को सफलता की कुंजी कहने के पीछे अमीर डैडी का यही मतलब था। चूंकि मैं भी टॉयलेट ठीक नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने यह विचार किया कि किस तरह ज्यादा रियल एस्टेट खरीदी जाए और चूहा दौड़ से बाहर निकलने की प्रक्रिया तेज की जाए। जो लोग यह कहना जारी रखते हैं, मैं टॉयलेट नहीं सुधारना चाहता, वे अक्सर इस सशक्त निवेश माध्यम से खुद को वंचित रखते हैं। उनके लिए टॉयलेट उनकी आजादी से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। स्टॉक मार्केट में मैं अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुनता हूं, मैं अपना पैसा नहीं गंवाना चाहता। उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं या कोई और व्यक्ति पैसा गंवाना पसंद करता है? वे सिर्फ इसलिए पैसे नहीं बना पाते क्योंकि वे पैसा गंवाने के लिए तैयार नहीं होते। विश्लेषण करने के बजाय वे एक और सशक्त निवेश के माध्यम यानी स्टॉक मार्केट की तरफ से अपने दिमाग को बंद कर लेते हैं। दिसंबर 1996 में मैं अपने मित्र के साथ नजदीकी गैस स्टेशन के पास से गुजर रहा था। उसने देखा और अनुमान लगाया कि तेल की कीमतें बढ़ जाएगी। मेरा दोस्त बहुत चिंता करता रहता है। उसके हिसाब से आसमान हमेशा गिरने वाला होता है और अक्सर आसमान उसी के सिर पर गिरता है।